आज हम लोग एपरेंट वेट वाला पोर्शन करेंगे और उसके अलावा हम लोग ये इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को। सो एपरेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप लोग कभी नोटिस किए होंगे कि जब हम लोग को किसी लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो अचानक से लिफ्ट जब नीचे जा रहा होता है तो हम लोगों को लगता है कि जैसे कि सब चीज ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? या फिर कोई ऐसे जो झूला होता है गोल वाला, है ना, मेरी वो जो उसमें जैसे लंदन आई है या फिर इस तरह के झूले में क्या होता है जब आप नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको क्या होता है कि ऊपर वेटलेसनेस जैसी महसूस होती है। तो वो जो वेटलेसनेस महसूस होती है उसी को एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अगर आप एक लिफ्ट पे हैं और लिफ्ट नीचे जा रहा है और आपने एक वेइंग मशीन लिफ्ट में रख रखा है तो आपको अपना वेट कम दिखेगा वहां पे। ये उस वेटलेसनेस की वजह से है जिसको एपरेंट वेट कहते हैं। जो वेट कम वेट आपको दिखता है वो उसको एपरेंट वेट कहते हैं, और जो आपका एक्चुअल वेट है, जो लिफ्ट स्टेशनरी रहेगा तब जो आपका वेट दिखाएगा वो उस आपका एक्चुअल वेट है। तो कैसे क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो वेइंग मशीन इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और वो वेट क्या बताता है? बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करके बताता है कितना नॉर्मल रिएक्शन है। इनफैक्ट वेइंग मशीन रीड्स द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या रीड करता है? कॉन्टैक्ट फोर्स एन को रीड करता है। तो जितना कॉन्टैक्ट फोर्स होगा उतना वेइंग मशीन शो करेगा। सो फोर्स विथ विच इट इज प्रेस्ड, तो कॉन्टैक्ट फोर्स जितने फोर्स से हम उसको प्रेस कर रहे हैं उतने ही फोर्स से ये वापस हमें प्रेस करेगा। तो जिस फोर्स से हम उसको प्रेस कर रहे हैं वो वेइंग मशीन मेजर करके बताता है, मतलब कि एन फोर्स को, कॉन्टैक्ट फोर्स को। हेंस रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन एन इज कॉल्ड द एपरेंट वेट। तो ये जो रीडिंग है वो एपरेंट वेट है। अब ये ट्रू वेट जो है वो mg हो गया, एपरेंट वेट n हो गया। एपरेंट मास निकालना होगा तो एपरेंट वेट बाय g कर देंगे, दैट इज n बाय g, तो एपरेंट मास निकल के आ जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन फॉलोइंग 4 केसेस में अराइज। 4 केस हो सकते हैं। पहला केस कि भाई n इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो एक्चुअल वेट मेजर करके बताएगा। जब n ग्रेटर देन mg है मतलब एक्चुअल वेट से ज्यादा एपरेंट वेट हो गया। जब n लेस देन mg है तो इसका मतलब एपरेंट वेट जो है कम है एक्चुअल वेट से। जब n जीरो है इस केस में एपरेंट वेट जीरो हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। जब एपरेंट वेट जीरो हो जाता है तब हम वेटलेस कहते हैं कि वेटलेसनेस, द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो ये कब होगा? जब फ्री फॉल होता है, ठीक है, तब ये स्टेट ऑफ वेटलेसनेस आता है। ये हम लोग देखेंगे अभी आगे कि किस सिचुएशन में ऐसा है। So it is matter of common experience that if we press the platform of weighing machine with our hand, it will give reading much more than weight of our hand. In this situation, machine gives reading equal to the total force with which it is being pressed. So weight shown by machine is not true weight but apparent weight. तो बेसिकली जो मशीन शो करता है वो apparent weight शो करेगा। तो हैंड से हम प्रेस करते हैं तो हैंड का जितना वेट है ना उससे बहुत ज्यादा वो दिखाता है, क्योंकि द अमाउंट विथ विच, जितने फोर्स से हम उसको प्रेस करेंगे उतना फोर्स उतना वेट वो वेइंग मशीन शो करता है, ठीक है। तो ये पूरे जो स्लाइड का जिक्र ये है कि जो भी वेइंग मशीन जो रीडिंग दिखाता है वो एक्चुअली कितने फोर्स से हम उस वेइंग मशीन को नीचे कर रहे हैं वो उस रीडिंग को बता रहा होता है, ठीक है। सो वेइंग मशीन बेसिकली रीडिंग आपको शो करता है, वो रीडिंग शो करता है जिस फोर्स से हम उसको प्रेस कर रहे होते हैं नीचे की तरफ। क्लियर है बच्चों? यस सर। और स्प्रिंग बैलेंस पे आते हैं। सेम चीज स्प्रिंग बैलेंस के साथ भी है। भाई स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? ये मेजर करता है द फोर्स विद विच इट इज पुल्ड। वहां पे वेइंग मशीन क्या मेजर करता था? जिस फोर्स से हम प्रेस करते थे, पुश करते थे। और स्प्रिंग बैलेंस कौन सा फोर्स, कौन सा, जिस फोर्स से हम पुल कर रहे हैं। ये
सो वेइंग मशीन बेसिकली वो स्प्रिंग बैलेंस वो रीडिंग दिखाएगा जिस फोर्स से हम उसको पुल करते हैं. सो इन अदर वर्ड इट मेजर्स द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन इट, राइट. तो फिगर बिलो शोज द स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है. तो जो टेंशन है उसको मेजर करके बताया, जैसे वो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता था, ये टेंशन को मेजर करेगा. ठीक है. तो स्प्रिंग बैलेंस जैसे हम देखते हैं, राइट, ये हुक है और हुक के साथ ये मास लगा हुआ है. सो ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ये एक मिनट. हाँ, तो हम लोग स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात कर रहे थे. तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है, ये रीडिंग क्या शो करता है, जिस जिस फोर्स से हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे स्प्रिंग बैलेंस को, वो रीडिंग यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस शो करता है. तो अगर मान लो एक ब्लॉक ऑफ मास m जो है इस स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग सस्पेंड करके रखे हुए हैं, तो व्हेन स्प्रिंग बैलेंस इज इन इक्विलिब्रियम वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो भाई मास m है और इस पे नीचे के तरफ फोर्स एक लगेगा mg, और ऊपर के तरफ टेंशन जिस फोर्स से हम इसको पुल कर रहे हैं, है ना. टेंशन वो फोर्स है जिस फोर्स से ये स्प्रिंग बैलेंस उसको होल्ड करके रखा हुआ है. तो mg नीचे के तरफ और t ऊपर के तरफ. फ्री बॉडी डायग्राम, बिकॉज ये मास जो है मूव नहीं कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जो इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी mg माइनस टी इज इक्वल टू 0. भाई नीचे फोर्स mg ऊपर फोर्स t, तो ये दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा क्योंकि इसमें मोशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 है. तो या फिर इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जितना फोर्स ऊपर लगेगा t उतना ही फोर्स नीचे लगेगा mg, तो t इज इक्वल टू mg हो गया. सो मैग्नीट्यूड ऑफ t गिव्स द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. तो ये जो t का मैग्नीट्यूड है ये हम लोग को स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताता है. रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हम लोग को बता रहा होता है. So if spring balance is pulled, it will give reading equal to tension T produced in it. तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग बताएगा भाई, यहाँ पे अगर हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है तो इसको जितने फोर्स T से हम लोग नीचे खींचते हैं, राइट, जितने फोर्स T से इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे वही तो ये यहाँ पे शो करेगा. तो स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है वो उसके टेंशन T से जो हम खींच रहे हैं उस टेंशन को वो रीड करके बताता है. So it is a matter of common experience that when we pull the spring balance, it will give some reading. Actual reading of spring is nothing but tension T produced in the spring. तो कॉमन सेंस है भाई, किसी स्प्रिंग को हम नीचे की तरफ खींचेंगे स्प्रिंग बैलेंस को, तो ये जो पॉइंटर है यहाँ पे वो पॉइंटर नीचे की तरफ जाता है और उस तरह से हम लोग को रीडिंग देता है. और ये जो रीडिंग देता है वो एक्चुअली किसको बता रहा होता है, ये जो जिस टेंशन से हम इसको नीचे खींच रहे हैं उसी चीज को वो रीड करके बताता है. तो यहाँ पे जो टेंशन टी है वो एपरेंट वेट है. तो जैसे वहां पे नॉर्मल रिएक्शन n था एपरेंट वेट, वेइंग मशीन में नॉर्मल रिएक्शन एपरेंट वेट होता है, और ये स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन टी एपरेंट वेट होता है. तो चार केस हो सकता है, जब टी mg के बराबर है, जो वेट हमने लटका रखा है उसके बराबर है, जब टी mg से बड़ा है, जब टी mg से छोटा है, और जब टी 0 है. तो ये चार केसेस होते हैं. कब होंगे ये चार केसेस अभी हम लोग देखेंगे भी. लिफ्ट कब, जैसे एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तब क्या कंडीशंस होगा वो हम लोग देखेंगे. एपरेंट मास निकालना है तो उसी तरह एपरेंट वेट को g से डिवाइड कर देंगे या t को g से डिवाइड कर देंगे. अब वेइंग मशीन इन लिफ्ट, हमने क्या किया, एक लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन लगा दिया और उसके बाद हम लोग कंडीशन देखते हैं कि क्या होता है. If we measure our weight while standing on a weighing machine in a lift, reading will depend upon state of motion of lift as explained in the following case. So mass of man है let's say small m, और true weight of man जो है वो W is equal to mg हो गया. मतलब कि अगर इसको अलग से हम मेजर करें, राइट, तो आदमी का अगर हम लोग वेट देखते हैं वो mg की तरफ नीचे है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन n है. मान लो एक वेइंग मशीन के ऊपर ये खड़ा है, तो वेइंग मशीन यहाँ पे बिकॉज ये स्टेशनरी है, मतलब ग्राउंड पे हम देख रहे हैं, ग्राउंड पे बेसिकली n इज इक्वल टू mg होगा, कोई भी मोशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में. और n हमें क्या बताता है, जो वेइंग मशीन वेट मेजर करता है वो बताता है, तो w इज इक्वल टू mg हो गया.
So let n is the normal force between man and the weighing machine. It is also apparent weight shown by machine. A is acceleration of lift and hence man, and v is velocity of lift. तो ये सारा चीज हम लोग केसेस के लिए यूज कर रहे हैं. पहला केस लेंगे जब लिफ्ट इज एट रेस्ट. लिफ्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा, मतलब v भी जीरो है और a भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है लिफ्ट का, एक्सेलरेशन भी जीरो है. उस केस में वेइंग मशीन जो लिफ्ट के अंदर रखा है दैट इज एज गुड एज की वेइंग मशीन जैसे ग्राउंड पे रखा हुआ था. जैसे लिफ्ट में रखा है वो उसी तरीके का आप समझ लो कि वेइंग मशीन अगर ग्राउंड पे होता है जैसा, वही मेजर करके बताएगा यहाँ पे भी. यहाँ लिफ्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो ये जो आदमी है या फिर यहाँ पे जो कोई ऑब्जर्वर है, अगर बाहर भी ऑब्जर्वर है या अंदर भी ऑब्जर्वर है, दोनों केस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. तो अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी डिस्कस करेंगे और नॉर्मल फोर्स से भी डिस्कस करेंगे. नॉर्मल फोर्स देखो भाई कि अगर हम लोग का ऑब्जर्वर जो है लेट्स से लिफ्ट के बाहर है, लिफ्ट के बाहर ऑब्जर्वर है, मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्योंकि लिफ्ट के बाहर तो स्टेशनरी है ग्राउंड, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो यहाँ पे कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, राइट. और यहाँ पे जो फोर्स इसको दिखेगा लगता हुआ, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता हुआ और एक mg नीचे की तरफ. अब a जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, n इज इक्वल टू mg. तो वेइंग मशीन क्या वेट दिखाएगा? सो वेइंग मशीन weighing machine जो वेट दिखाएगा that is equal to mg. So in this case there is reaction n is equal to mg. ये रिएक्शन बराबर हो गया mg के. apparent weight जो है ये ट्रू वेट के बराबर हो गया, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, apparent weight और ट्रू वेट दोनों इक्वल हो गया. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. सेकंड केस पे चलते हैं. अच्छा बेटा, सेकंड केस पे चलते हैं. सेकंड केस क्या कह रहा है कि लिफ्ट मूविंग अप और डाउन विद अ वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है. अगर यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उस केस में भी हम देखते हैं कि n mg के बराबर ही होता है. क्यों? क्योंकि जब हम लोग इक्वेशन देखेंगे यहाँ पे मान लो mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, n इज इक्वल टू mg हो जाएगा. जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है. जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा तब तक ये n और mg बराबर होंगे. तो n और mg बराबर है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, एपरेंट वेट ट्रू वेट के बराबर होगा. मतलब वेइंग मशीन जो वेट दिखाएगा वही उसका एक्चुअल वेट भी होगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. तीसरा केस, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड. अब आ जाता है असली केस सब जिसके लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं. लिफ्ट जब ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, मेरे पास एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे खड़े होके देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, इस आदमी पे एक फोर्स n ऊपर लग रहा था और mg नीचे लग रहा है. नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो लग रहा है n माइनस mg, और वो किसके बराबर हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर. भाई नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये आदमी जो बाहर खड़ा है उसको ये आदमी भी ए एक्सेलरेशन ऊपर से जाता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना. तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. नेट फोर्स जो ऊपर के तरफ है दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. यही तो होता है ना, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज m इंटू ए. यही लिखते हैं हम लोग इक्वेशन न्यूटन्स लॉज में. तो n किसके बराबर हो गया, mg प्लस ma के बराबर हो गया. तो n इज इक्वल टू m टाइम्स g प्लस a. ये जो mg प्लस ma हो गया, ये देखो ये पहले mg था एक्चुअल वेट, उसमें एक और चीज ऐड हो गया, तो एपरेंट वेट यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू वेट से बड़ा हो गया. एपरेंट वेट जो है इज ग्रेटर देन ट्रू वेट. मतलब जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तब आपको जो वेइंग मशीन पे अपना वेट दिखेगा वो ज्यादा दिखेगा आपके एक्चुअल वेट से. क्लियर है ये? यस सर. यस सर. इसी को आई एम सॉरी, इसी को हम लोग अगर स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से समझें तो देखो स्यूडो फोर्स क्या कहता है
यहाँ पे स्यूडो फोर्स कब लगाएंगे? स्यूडो फोर्स तब लगाएंगे जब मेरा जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर ही खड़ा है और लिफ्ट के अंदर खड़ा होके वो मेजर कर रहा है। तो लिफ्ट के अंदर खड़ा है तो ये आदमी तो उसको रेस्ट पे दिखेगा ना, आदमी तो रेस्ट पे दिखेगा, क्योंकि लिफ्ट के साथ वो खुद भी इधर मूव कर रहा है ऊपर के तरफ। बिकॉज ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, सॉरी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये आदमी जो ऑब्जर्वर है मेरा, ऑब्जर्वर अब लिफ्ट के अंदर है जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो अब अगर हम लोग इस पे लगाएंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर का ऊपर के तरफ हो रहा है, तो जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? एक्सेलरेशन के उल्टे साइड में। जैसा कल हम लोगों ने देखा था, स्यूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगता है। तो अब इस आदमी को ये जो रेस्ट पे दिख रहा है, मतलब जो ऑब्जर्वर के लिए तो ये आदमी रेस्ट पे है, तो मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, ऊपर फोर्स एन है और नीचे फोर्स mg प्लस ma है। तो यहाँ पे भी सेम चीज आ गया स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी। समझ में आया बच्चों? भाई अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर खड़ा है और यहाँ पे से मेजर कर रहा है, उसको ये आदमी जो वेइंग मशीन पे खड़ा है वो रेस्ट पे दिखेगा, लेकिन इस जो ऑब्जर्वर को इस पे एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगता हुआ दिखेगा। ये एन ऊपर mg नीचे, और बिकॉज ये ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट खुद ऊपर जा रहा है तो इस पे एक स्यूडो फोर्स नीचे के तरफ। तो टोटल फोर्स क्या हो गया? नीचे mg प्लस ma, ऊपर n हो गया, तो n इज इक्वल टू mg प्लस ma। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया समझ में यहाँ पे? यस सर। यस सर। तो दोनों तरीके से समझा जा सकता है। ऑब्जर्वर को हम लोग ग्राउंड पे रख के भी समझ सकते हैं, ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर भी बिठा के समझ सकते हैं। लिफ्ट के अंदर बिठाएंगे तो लिफ्ट खुद एक्सेलरेट कर रहा है और वो ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो स्यूडो फोर्स लगेगा। लिफ्ट के बाहर वो खड़ा है, तो बिकॉज वो खुद एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ऑब्जर्वर, तो फिर उसमें नॉर्मल फोर्स लिखेंगे भाई, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, वैसे करके करेंगे। आएगा तुमको फाइनली हमेशा n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए ही, चाहे तुम किसी मेथड से करो। और n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, बिकॉज एम जी से बड़ा है, मतलब जो ये एपरेंट वेट है ये ट्रू वेट से बड़ा है। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिफ्ट जब एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड, मतलब नीचे के तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे के तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो पहले नॉर्मल हम लोग जो ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के बाहर बैठ के देख रहा है उसको क्या दिखेगा कि भाई mg फोर्स नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से बड़ा है, इसीलिए नीचे के तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। mg माइनस एन इज इक्वल टू ma, क्योंकि इसका मान m है। तो n अगर निकालेंगे इस तरफ ले जाके तो ये क्या हो जाएगा? mg माइनस ma। mg माइनस ma क्या है? mg से छोटा है, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन mg से छोटा हो गया, मतलब एपरेंट वेट इज लेस देन ट्रू वेट। तो जो अब वेट दिखेगा हम लोग को कम दिखेगा। और यही वजह है कि कोई चीज नीचे, झूले में जब हम नीचे जाते हैं तो लगता है कि पेट में सारा खाना मतलब एकदम हवा में हम लोग के चले गए, पेट में उथल पुथल शुरू हो जाती है ना जब नीचे अचानक से पूरे एक्सेलरेशन से जाते हैं। भाई वो सब जो क्या डिज्नी लैंड और क्या क्या लैंड लगता है उसमें, एक वो ये वो वाला देखियो, नाव वाला, जो नाव लगा हुआ रहता है और वो नाव ऐसे करके इधर उधर मूव कर रहा होता है। यहाँ पे जो बंदा बैठा है, जब नाव इस तरफ जा रहा होता है तो लगता है जैसे खाना का पूरा मुंह से निकल गया। कभी बैठे हो कि नहीं इस वाले पे? यस सर। है ना? हाँ, तो एक ये वाला होता है, दूसरा एक वो जो मेरी वो उसको कौन सा क्या कहते हैं, जाइंट व्हील कहते हैं, जिसमें यहाँ पे आदमी हर जगह आदमी ऐसे बैठा हुआ रहता है ना, और ये ऐसे घूम रहा होता है। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तब फिर वैसा महसूस होता है। ये सारा जो फीलिंग है वो इसी वजह से, वेटलेसनेस आने के वजह से। ए एक्सेलरेशन से जब हम नीचे जाएंगे तो वेटलेसनेस आए। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। एक वो कौन सा जगह है, पुणे के पास एक जगह है, तुम लोग कभी गए हो कि नहीं? कौन कौन पुणे गया है? वो खंडाला, खंडाला क्या कहते हैं, आती क्या खंडाला वाला, कोई गया है क्या तुम लोग में से?
एक वहां पे एक जगह है, हाँ इमेजिका करके, एडलैब्स इमेजिका। ठीक है, तो वहां पे एक वो मैं गया था, तो उसमें वो एक वो ऐसे करके रेल जैसा होता है जो पूरा ऐसे पूरा गोल गोल घुमा घुमा के पूरा दुनिया, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ तो नाम है उसका। तो उसमें जब ये ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा होता है ना, और जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं तो लगता है कि बस यही आखिरी जीवन का सफर तय कर रहे हैं, इसके बाद कभी नहीं जाएंगे इसमें। तो ये मुझे वो जब भी हम ये पढ़ाते हैं तो उनको वो वाला सीन याद आ जाता है। ठीक है, अगली बार ऑब्जर्व करोगे तो खुद खुद भी ये महसूस करना कि ऐसा फीलिंग आता है। चलिए अब हम लोग आते हैं लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली। अगर गलती से यहाँ पे जो लिफ्ट है, ये जो वायर से बंधा हुआ है, ये टूट जाता है, लेट अस सपोज, है ना, ये जो एक एक केबल से बंधा हुआ रहता है और केबल इसको ऊपर नीचे लेके जाता है, मान लो, है ना, मूवीज में दिखाते हैं केबल टूट गया और हीरो ऐसे ऊपर से कूद के आया और इसको बचाने के लिए, तो जो आदमी अंदर है उसको क्या लगेगा? बेसिकली जैसे ही ये केबल टूटेगा, ये एक्सेलरेशन जी से नीचे आने लगेगा। जब एक्सेलरेशन जी से मतलब फ्री फॉल होने लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो नेट फोर्स क्या हो गया इस पे नीचे के तरफ, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए जी के बराबर है, तो एम जी के बराबर हो जाएगा। तो एन को उधर ले जाओगे, एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू जीरो हो गया। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो हो गया। कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो होने का मतलब ये आदमी फ्री फॉल, मतलब जैसे स्पेस में होता है ना जहाँ पे कि वेटलेसनेस महसूस होता है कोई भी, मतलब जीरो ग्रेविटी वाली चीज, वैसा जीरो ग्रेविटी वाला चीज इसको महसूस होगा, मतलब ये हवा में उड़ने लगेगा, है ना, स्पेस के जैसा। ठीक है, सो स्टेट ऑफ जीरो एपरेंट वेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। जब एपरेंट वेट एन जीरो हो गया मतलब एपरेंट वेट जीरो हो गया। नोट दैट मैन इज नॉट वेटलेस एज जी इज नॉन जीरो, so for one to be weightless g has to be zero, that is absence of gravity। तो जनरली जो है वेटलेसनेस हम लोग को तो एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी में दिखेगा, बट यहाँ पे जब ये फ्री फॉल होगा तब उस समय वेटलेसनेस महसूस होता है, और उस समय ये जीरो ग्रेविटी वाला सिचुएशन आ जाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस एक और उससे भी अच्छा। भाई इसमें क्या है कि ए जो है जी से भी ज्यादा स्पीड से जाने लगा, मतलब जी के एक्सेलरेशन से भी ज्यादा वैल्यू हो गया ए का, और नीचे एक्सेलरेट करने लगा। मतलब हम लोग एक ऐसा मशीन में बैठ गए जो जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है। उस केस में क्या होगा कि अब अगर हम लोग लिखेंगे एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग जब n लिखेंगे n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए करेंगे, राइट, एम जी माइनस एम ए, लेकिन a क्या है यहाँ पे, a इज ग्रेटर देन g, तो ये n क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। n नेगेटिव होने का मतलब कि ये अब बंदा जो है, मतलब ये जो आदमी है ये जाके लिफ्ट के छत पे जाके चिपक जाएगा स्पाइडरमैन के तरह। ठीक है, क्योंकि इतना फोर्स n जो है ना, n का वैल्यू अब mg से ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा था, mg नीचे था, n ऊपर था, n बिकॉज ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर जाके इस छत से जाके टकरा जाएगा, और छत से टकरा के उससे चिपक जाएगा जब a g से बड़ा होगा। So in this case, floor of lift will have more acceleration than man. So roof of lift will push man and man will have some acceleration of that lift. मतलब लिफ्ट से जाके चिपक जाता है और वो नीचे आ रहा होता है। तो अब जो n है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये ग्राउंड वाला नॉर्मल रिएक्शन हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। अब ऊपर जाके जो चिपका उसको जब प्रेस करेगा तो वो जिस फोर्स से उसको प्रेस करेगा, मान लो एन डैश ले लेते हैं, इसको कंफ्यूजन ना हो, एन डैश से प्रेस करेगा, नीचे एम जी है, राइट, तो नीचे एक फोर्स एन डैश नीचे के तरफ लग रहा है, एक एम जी लग रहा है नीचे के तरफ, और ये एन डैश प्लस एम जी जो है अब ये एम ए के बराबर होगा।
क्लियर है बच्चों? तो ये जो एन डैश होगा दैट विल बी एम ए माइनस एम जी, जो यहाँ पे निकाल रहा है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब सेम चीज यही स्प्रिंग बैलेंस वाले केस में भी है, इसको फटाफट इसको भी लेट अस रन थ्रू दिस। भाई यहाँ पे क्या है, टेंशन जो है स्प्रिंग बैलेंस में वो हमें एपरेंट वेट देता है। लिफ्ट जब रेस्ट पे है तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो है, और ये जो टेंशन टी होगा वो ए जीरो है तो टी एम जी के बराबर होगा। टी एम जी के बराबर है मतलब एपरेंट वेट ट्रू वेट के बराबर हो गया। क्लियर? जहां नहीं समझ में आएगा रोक लेना हमको। सेम चीज है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन की जगह टेंशन हम लोग लेंगे। अब देखो, जब ये जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो सेम चीज t इज इक्वल टू एम जी हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो एपरेंट वेट ट्रू वेट के बराबर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ये जो टेंशन टी है वो एम जी से बड़ा हो गया। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए हो गया, तो टेंशन टी इज एम जी प्लस एम ए विच इज ग्रेटर देन एम जी। तो जो एपरेंट वेट है वो ट्रू वेट से बड़ा हो गया। सो एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट। नेक्स्ट पे आते हैं, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो एम जी फोर्स टी से बड़ा हो गया, उस समय एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे। टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए लिखेंगे। तो बेसिकली आपका जो ये टेंशन है वो एम जी से लेस होगा, इज लेस देन एम जी। बिकॉज लेस देन एम जी हो गया तो मतलब एपरेंट वेट इज लेस देन ट्रू वेट, ये कंडीशन हो। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली हो जाएगा जब ए जी के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में जो फोर्स हम लोग लिखेंगे तो बेसिकली एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम जी हो गया, एम जी कैंसिल हो गया तो टी जीरो हो गया, तो एपरेंट वेट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। दिस इज द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, अ मैन ऑफ मास 60 kg, ठीक है, so a man of mass 60 kg is standing on a weighing machine placed in a lift moving with velocity v and acceleration a as shown. Now calculate the reading of the weighing machine in following situation taking upward direction as positive. तो भाई a जीरो है v जीरो है, तो जो apparent weight होगा यही इसका रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होगा। तो 60 kg है, 60 इंटू 10 600 न्यूटन हो जाएगा पहले वाले केस का, राइट। तो फर्स्ट वाले केस में ये 600 न्यूटन हो गया। दूसरा वाला केस है जब a इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी जो एपरेंट वेट है वो ट्रू वेट के बराबर होता है, 600 न्यूटन के बराबर ही हो जाएगा सेकंड केस में भी, राइट। और अब हम लोग थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस इसमें दिया हुआ है, इसी में थर्ड केस कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। जो थर्ड केस है यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 है और v इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एक सेकेंड हमको दो, है ना, क्वेश्चन आधा ही है इसमें, इसमें पूरा क्वेश्चन डालने।
हाँ जी। सो तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, इन दोनों केस में तो 600 न्यूटन होगा। तीसरा केस है जब एक्सेलरेशन 0 है और v -2 मतलब स्पीड नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब v -2 नीचे के तरफ जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे कि कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे भी 600 न्यूटन ही हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फोर्थ वाले पे आते हैं, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से, एक्सेलरेशन से। तो इस पे अगर हम लोग फोर्स देखेंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो गया n और mg नीचे हो गया, तो इस पे अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो जाता है, राइट। एम जी हमारा मास जो है 60 kg, 60 इंटू 10 प्लस एम ए मीन्स 60 इंटू 2, 600 प्लस 120, 720 न्यूटन हो गया इस केस में। तो जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस का आंसर 720 न्यूटन हो जाएगा। फिफ्थ वाला देखते हैं, a -2 मतलब नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए होगा, और n इज इक्वल टू mg माइनस एम ए होता है। नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो mg माइनस एम ए हो जाएगा। सो दैट इज 600 माइनस 120 कर लेंगे, 480 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। सिक्स्थ केस पे हम लोग आते हैं, A2 है और V2 है, V से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A2 है जो ये फोर्थ वाला केस है, सेम इसमें भी हो जाएगा 720 न्यूटन, ठीक है। सेवेंथ वाले केस में फिर से A2 और V -2, तो V से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A2 ही है, तो ये फिर से 720 न्यूटन, यहाँ पे फिर से 720 न्यूटन ही होगा। एट्थ वाले केस में A -2 है, V -2 है, A -2 में जो इसका 480 न्यूटन था वही चीज आएगा यहाँ पे भी 480 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। सेम चीज जो है ना यहाँ पे, ये स्प्रिंग बैलेंस पे दिया हुआ है, ये तुम लोग कर लेना है। सेम चीज स्प्रिंग बैलेंस पे टेंशन T लेके कर लेना, जैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन लेके किए, ठीक है, कर लोगे? यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A weighing machine inside a stationary lift reads 50 kg when a man stands on it. What would be? तो 50 kg वे करता है जब वो स्टेशनरी लिफ्ट में, मतलब मास इसका 50 kg हो गया। What would happen to a scale reading if the lift has a constant upward acceleration a? अब लिफ्ट जब ऊपर के तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, लिफ्ट मूव कर रहा है ऊपर के तरफ, राइट। इस आदमी पे फोर्स एक लग रहा है एन, ऊपर के तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे इसका वेट mg, सो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए हो गया, ठीक है। सो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो गया। तो अब अगर हम लोग को g से इसको डिवाइड कर दोगे तो, एक मिनट बच्चों, हेलो, हाँ, तो ये जब a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है लिफ्ट, तो n माइनस एम जी एम ए के बराबर हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। हमें नॉर्मल रिएक्शन मेजर करना है, तो नॉर्मल रिएक्शन n विल बी इक्वल टू एम जी हमारा दे रखा है 50 इंटू जी प्लस 50 इंटू ए। अब ये नॉर्मल रिएक्शन होगा उसको जब g से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को जो उस पे मास दिख रहा होगा वेइंग मशीन पे वो पता चलेगा। तो मास शोन ऑन द लिफ्ट, शोन ऑन द रीडिंग या स्केल रीडिंग इज इक्वल टू n बाय जी, राइट। तो स्केल रीडिंग n बाय जी है, मतलब 50g प्लस 58 डिवाइडेड बाय g हो जाएगा। जी से डिवाइड करोगे तो 50 प्लस
50 टाइम्स ए बाय जी हो जाएगा। तो 50 प्लस 50 टाइम्स ए बाय जी, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मास ऑफ 10 kg इज हंग टू अ स्प्रिंग बैलेंस इन लिफ्ट। तो एक लिफ्ट के अंदर स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक मास लटक रखा है, ठीक। सो अब a mass of 10 kg is hung to a spring balance in lift if the lift is moving with an acceleration g by 3 in upward direction। फर्स्ट केस में हम लोग लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी बाई 3 से ऊपर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। हमारा जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ऊपर टेंशन T है, नीचे इसका वेट mg है, और a इज इक्वल टू जी बाई 3 से ऊपर अगर जा रहा है तो हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, या T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम टाइम्स जी बाई 3। सो T हो जाएगा हमारा mg प्लस mg बाई 3। 3mg प्लस mg कितना हो गया? 4mg बाई 3 हो गया। तो ये हमारा जब अपवर्ड, तो रीडिंग विल रेस्पेक्टिवली भी 4mg बाई 3। g का वैल्यू, चलो ये टेंशन T हो गया। अब अगर हम लोग को इसमें रीडिंग दिखाना है तो रीडिंग के लिए T बाई जी कर देते हैं। जो भी टेंशन T आया, जो एपरेंट वेट आया, उसको G से डिवाइड करेंगे तो एपरेंट मास निकल जाएगा। तो 4mg बाई 3 इंटू 1 बाय जी कर दो, G से डिवाइड कर दो, तो मतलब 4 टाइम्स मास अपॉन 3। तो 4 इंटू 10 अपॉन 3, 40 बाई 3 मतलब 13.33 kg शो करेगा। तो फर्स्ट केस में जब अपवर्ड जा रहा है तो 13.33 kg होगा। नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जब जी से इससे मूव कर रहा है जी बाई 3 से, सेकेंड केस में हो जाएगा mg माइनस टी। mg फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, और ये a इज इक्वल टू जी बाई 3 से नीचे जा रहा है। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू mg बाई 3। सो ये हो जाएगा 2mg बाई 3 इज इक्वल टू t, और एपरेंट मास t बाई जी, जो रीडिंग है वो t बाई जी करेंगे, मतलब 2mg बाई 3 इंटू 1 बाई जी, जी कैंसिल हो गया, 2m बाई 3 मतलब 2 इंटू 10 बाई 3, 20 बाई 3 का मतलब 6.67 kg, मतलब ऑप्शन 2 हो गया। जब ऊपर जा रहा है तो 13.33 kg होगा, और जब नीचे आ रहा है तो 6.67 kg शो करेगा। सो रीडिंग जो कभी भी निकालोगे ना, रीडिंग इज इक्वल टू टी बाई जी कर लो या फिर एन बाई जी कर लो, दोनों में से। जब अगर हम लोग वेइंग मशीन यूज कर रहे हैं तो एन बाई जी करके नया रीडिंग निकालेंगे, और जब हम लोग स्प्रिंग बैलेंस यूज कर रहे हैं तो उस समय टी बाई जी करके रीडिंग निकालेंगे, ठीक है भाई। फाइनली तो तुमको मास बताएगा ना कितना है, वेट तो कोई न्यूटन में तो कोई बताता नहीं है भाई। वेइंग मशीन में हमको दिखता है कि मेरा वजन 88 kg है, तो केजी में दिखाता है, राइट। तो वो केजी में दिखाने के लिए उसको जी से डिवाइड करके वो कैलकुलेट करके तुमको फाइनल आंसर बताता है। कैलिब्रेटेड उसी हिसाब से रहता है वो मशीन, न्यूटन में हम लोग को वैल्यू नहीं देता है। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टोटल मास ऑफ एन एलिवेटर with a 80 kg man in it is 1000 kg, right? This elevator moving upward with a speed of 8 meter per second is brought to rest over a distance of 16 meter. The tension T in the cable supporting the elevator and the force exerted on the man by the elevator floor will respectively be। ये हम लोग को निकालना है भाई। एक हमारे पास एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर एक 80 kg का आदमी है खड़ा, राइट। टोटल मास ऑफ एन एलिवेटर विद 80 kg मैन इन इट इज 1000 kg। इस पूरे एलिवेटर का मास 1000 kg, आदमी का मास को मिला के।
दिस एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. ऊपर जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, बट ये इज ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर. मतलब u इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, v इज इक्वल टू 0, और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में, 16 मीटर में ये v 0 हुआ. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो इसका मतलब जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 0 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 16, राइट. सो दैट मीन्स 64 माइनस 32. So minus 64 by 32, a is equal to minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो. तो ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो a is equal to minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ. मतलब कि प्लस 2 किधर होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना. तो अब अगर हम लोग ये लिखें इसका टोटल, इस पूरे एलिवेटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. ये कैपिटल mg से नीचे आ रहा है, कैपिटल M लेट से मास 1000 kg है और टेंशन T ऊपर जा रहा है. सो mg माइनस T इज इक्वल टू m इंटू ए. अगर a को तुम नीचे मानते हो तो मतलब प्लस मान लो, अगर a माइनस 2 ऊपर है तो a इज इक्वल टू प्लस 2 नीचे की तरफ हो जाएगा, अगर ऐसे समझते हो तो. अगर ऐसे नहीं समझते हो, मान लो तुमने बोलना है कि सर हमको वैसे नहीं समझ में आता है, तो डायरेक्टली तुम ये लिखो भाई, ऊपर का फोर्स T, नीचे का फोर्स mg इज इक्वल टू m इंटू ए. यहाँ पे अब जो यूज करेंगे ये -2 वाला यूज करेंगे, तो इसमें तुमको आ जाएगा T माइनस mg इज इक्वल टू माइनस ऑफ m इंटू 2, राइट. सो इसका मतलब P इज इक्वल टू mg है मतलब 1000 इंटू g का वैल्यू मान लो 10 ले लेते हैं, माइनस 2 इंटू m मतलब 1000 इंटू 2, राइट. तो 9.8 लिया हुआ है, इसको 9.8 ही ले लो. सो दिस इज इक्वल टू 9.8 इंटू 1000, 9800 माइनस 2000, सो 7800 न्यूटन हो गया. ये टेंशन T हो गया. सो टेंशन T हो गया 7800 न्यूटन. ठीक है, तो ये तो साफ ही हम लोग को दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में होगा, बट सेकंड वाला भी हम लोग निकाल लेते हैं क्या पूछा गया है. सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन मैन बाय द एलिवेटर फ्लोर विल रेस्पेक्टिवली बी. मतलब एलिवेटर फ्लोर का, तो अब हम लोग फ्लोर पे आ जाते हैं, इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, mg इधर और ये नॉर्मल रिएक्शन n. तो ये बिकॉज नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे ऊपर डिसेलरेट कर रहा है मतलब नीचे एक्सेलरेट कर रहा है. mg माइनस n इज इक्वल टू ma लिख लेते हैं. मास यहाँ पे उस आदमी का 80 kg है, तो 80 इंटू 9.8 माइनस ऑफ n is equal to 80 into 2. So that means n is equal to 80 into 9.8, 784 minus 160. So 624 Newton. समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं. ये कह रहा है इन द फिगर शोन बिलो फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय 5 kg ब्लॉक ऑन फ्लोर ऑफ लिफ्ट. है ना, दूसरा फोर्स बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 5 kg ब्लॉक. तो ये हम लोग को यहाँ पे अलग अलग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे. तो जब हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 ये वाला इस वाले ग्राउंड पे जो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो इन दोनों को हम सिस्टम एक ही सिस्टम मान लेते हैं. सो पहला वाला केस लेते हैं. ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और टोटल जो इसका मास है 5 kg और 2 kg मिला दो
2 और 5 मिला तो टोटल मास जो है 7 kg हो जाएगा। तो नीचे जो फोर्स हो जाएगा वो 7g हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन N1, ये इस सरफेस से जो रिएक्शन है N1, 7g और ये N1 हो गया और A है, तो N1 इज इक्वल टू सॉरी N1 माइनस 7g इज इक्वल टू 7A, राइट। तो N1 इज इक्वल टू 7g प्लस 7A, so this is 70 plus 35, 105 न्यूटन मीटर, ठीक है। जब N2 निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट निकाला। सेकेंड पार्ट में अब इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे नीचे की तरफ जो इसका वेट होगा 2g होगा, और ऊपर के तरफ जो फोर्स है मान लो वो N2 हो गया। इस सरफेस पे हम देख रहे हैं तो 2g वेट हो गया इस ऊपर वाले ब्लॉक का, N2 हो गया, और पूरा जो सिस्टम ही ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो N2 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। N2 इज इक्वल टू 2g प्लस 2a हो गया। सो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज 20 प्लस 10, so which is equal to 30 मीटर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, ठीक है। सो मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन 2, दो वेइंग मशीन है, एक वेइंग मशीन जिसपे वो खड़ा है और एक उसके सर पे रखा हुआ है। सेकेंड 2 ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, तो इस वेइंग मशीन का खुद का मास 5 kg है, इस आदमी का मास 60 kg है, ठीक है। अनदर सिमिलर वेइंग मशीन इज प्लेस्ड ऑन मैन्स हेड। सिमिलर वेइंग मशीन मतलब इस वेइंग मशीन का, ठीक है, खुद का मास फिर से 5 kg, और उसके ऊपर अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg इज पुट ऑन द वेइंग मशीन 1। ऊपर वाले वेइंग मशीन के ऊपर एक 50 kg का ब्लॉक रखा हुआ। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन्स 1 and 2। तो भाई दोनों का रीडिंग बताना है। तो यहाँ पे ये देखो, पहले अगर हम लोग 1 का देखेंगे, 1 वाले पे तो एक ही है, 1 वाले वेइंग मशीन पे एक ही वेट लगा हुआ है 50 kg का। 50g नीचे और नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर, सो N1 इज इक्वल टू 50g हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 50 into 10, 500 न्यूटन। तो इस पे जो वेइंग मशीन का रीडिंग अगर हम लोग को निकालना होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 500 न्यूटन हो गया, ठीक है। सो रीडिंग निकालना है तो N1/G होगा पहले वाले का रीडिंग। सो दिस इज रीडिंग ऑफ फर्स्ट वेइंग मशीन, N1/G हो गया 500/10 कर देंगे, 50 kg ही शो करेगा रीडिंग। सेकंड वाले पे अब आते हैं। सेकंड वाले के केस में एक तो ये सारा वेट, जितना वेट इसके ऊपर है 50 kg, ये 50 kg, ये 5 kg और ये 60 kg, ये सब इसके ऊपर है। तो 60 प्लस 5 65 और 50 115 हो गया। तो ये नीचे जो फोर्स लगाएगा वो 115g, और ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन N2 हो गया। So N2 is equal to 115g, right? So this will be equal to 1150 न्यूटन। और इस पे जो रीडिंग होगा, रीडिंग ऑफ 2, सेकेंड वाले का जो वेइंग मशीन का जो रीडिंग होगा वो दैट विल बी N2/G, 1150/10 कर देंगे, 115 kg। क्लियर है बच्चों? तो आसान क्वेश्चन था।
सबका मास बस ऐड कर दोगे तो वेइंग मशीन का रीडिंग निकल जाएगा। आगे सबको समझ? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे आते हैं। सो मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, यहाँ फ्रिक्शन हम लोग को कंसिडर नहीं करना है। हम लोग पहले भी ये थोड़ा बहुत किए थे जब हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे। भाई अगर इस पे वेट है mg नीचे, अब ये थीटा है, इस वेट को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और दूसरा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट। और एक फोर्स इंक्लाइन प्लेन जो इस पे लगाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये इसको नीचे पुश करेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया और ये फिर से थीटा हो गया। ये थीटा हो गया तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा होता है और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है। तो अगर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के तरफ, अगर मान लो ये a एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है नीचे के तरफ, इंक्लाइन के नीचे के तरफ, क्योंकि इंक्लाइन के नीचे एक ही फोर्स लग रहा है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग। हम लोग यहाँ पे जो x और y एक्सिस है वो इसके अलोंग ले लेते हैं, x इधर ले लेते हैं और y इधर ले लेते हैं। तो y एक्सिस के अलोंग अगर फोर्सेस को इक्वेट करें, क्योंकि देयर इज नो मोशन व्हिच इज हैपनिंग इन y डायरेक्शन, ठीक है, मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, सिंस there is no motion in a direction perpendicular. So since there is no motion in a direction perpendicular to the inclined plane, hence n is equal to mg cos theta, पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा motion is along the incline in the downward direction. This implies mg sin theta is equal to ma हो जाएगा। तो मतलब एक्सेलरेशन a is equal to g sin theta। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सेम चीज देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने निकाल रखा है कि भाई n इज इक्वल टू mg cos थीटा हो गया, है ना, नॉर्मल रिएक्शन, और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g sin थीटा, जो अभी पीछे हम लोगों ने निकाला। Now this example 78, कह रहा man, a body starting from rest moves along a smooth inclined plane of length L। इस पूरे inclined plane का लेंथ जो है इधर से लेके यहाँ तक, इसका जो लेंथ है वो L है, एंड हाइट h, इसका हाइट h है, एंड हैविंग एन इंक्लिनेशन थीटा। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। u 0 है, राइट, हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है ना। तो इसके अबाउट अगर हम लोग फोर्सेस लिख लें, हमें पता है कि अभी पीछे हम लोगों ने किया कि भाई mg sin थीटा इज इक्वल टू ma होता है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g sin थीटा है। अब हम लोग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मान लो v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। So v square is equal to 0 square 2 into g sin theta into डिस्टेंस मूव कर रहा है n, तो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी v होगा, दिस इज √2gl into sin थीटा।
ये फाइनल वेलोसिटी v हो गया. टाइम टेकन टू रीच द बॉटम v इज इक्वल टू u प्लस at है, तो मतलब रूट अंडर 2gl साइन थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस g साइन थीटा इंटू टी. तो टाइम t इज इक्वल टू 2gl साइन थीटा रूट अंडर डिवाइडेड बाय g साइन थीटा. सो इसको हम लोग सभी को स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये g स्क्वायर हो जाएगा, तो 2l डिवाइडेड बाय g साइन थीटा. तो ये हमारा टाइम t हो जाएगा. और यहीं पे अगर हम लोग को साइन थीटा को रिप्लेस करके देखो h के टर्म्स में, अगर हम लोग को लिखना होगा तो देखोगे तुम v इज इक्वल टू रूट अंडर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब h बाय एल. तो ये हो जाएगा 2gl इंटू h बाय एल, एल एल कैंसिल हो गया, तो रूट अंडर 2gh. तो याद है हम लोग फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट को देखते थे, h हाइट से गिरा तो उसका जो वेलोसिटी होता था v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh होता था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे भी सेम है, चाहे तुम इंक्लाइन से उसको लेकर आओ नीचे, जब भी वो बिना फ्रिक्शन के इंक्लाइन पे मूव करेगा तो फाइनल स्पीड जितने हाइट से वो नीचे आया उसी पे डिपेंड करेगा. रूट अंडर 2gh यहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं अगर हम लोग को h का वैल्यू पता है. उसी तरह यहाँ पे साइन थीटा की जगह अगर हम लोग यूज कर लेते हैं रूट अंडर 2l बाय g साइन थीटा इज इक्वल टू h बाय l. So this will be equal to या L को इस हटा लो, so root under sin theta is equal to h by L. L is equal to h upon sin theta. यहाँ पे रिप्लेस कर लोगे तो 2 इंटू एच अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा होगा. तो अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को बाहर लेके जाएंगे तो 1 बाय साइन थीटा इंटू रूट अंडर 2h बाय जी आ जाए, अगर h के टर्म्स में हम लोग को निकालना है. क्लियर है? Yes, sir. Next question. Find the reading of spring balance shown in figure when wedge is in equilibrium. तो अभी हम लोग को रीडिंग जो स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये स्प्रिंग में एक स्प्रिंग बैलेंस है, इस पे हम लोग को रीडिंग बनाना है, रीडिंग बताना है जब वेज जो है इक्विलिब्रियम में. ठीक है, तो उस केस में पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाए, इस मास का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इस तरफ एक फोर्स हो जाएगा विच इज mg साइन 37. mg साइन थीटा होता है इस तरफ, एक इस तरफ फोर्स हो जाएगा mg cos 37. नॉर्मल रिएक्शन n हो गया. ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. ना इसको बैलेंस करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस लिखते हैं तो n इज इक्वल टू mg cos 37 हो गया. सो n इज इक्वल टू मास दे रखा है हमारा 2.5 kg, राइट.
और g का वैल्यू ले लेते हैं 10, cos 37 है 4/5 है, सो ये 20 न्यूटन हो गया। ठीक, उसके अलावा mg sin 37 is equal to ma, सो mm कैंसिल हो गया, a is equal to 10 into sin 37 मतलब 3/5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हम वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। वेज को ये इधर पुल कर रहा है टी टेंशन से, एक नॉर्मल रिएक्शन ये एन इधर है, इसका खुद का वेट एक नीचे की तरफ mg है, और नीचे ग्राउंड से इसको जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर वो एन डैश हो गया। तो ये जो एन फोर्स लग रहा है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। बिकॉज ये 37 थीटा है, राइट, तो इसको अगर ऐसे समझो, ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये भी थीटा हो गया। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन n था इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा n cos 37 और दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जो होगा वो n sin 37 होगा। तो नीचे की तरफ n cos 37 हो गया, तो इस पे जो फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम फिर से अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे ये n हो गया, नीचे की तरफ n cos 37 हो गया, है ना, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin 37 हो गया। उसके अलावा एक और फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, विच इज टेंशन T, और ठीक है, एक फोर्स ऊपर n डैश हो गया और इसका वेट एक और नीचे की तरफ है, विच इज इक्वल टू कैपिटल M। ठीक है, तो अब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स बनाए, क्योंकि हम लोग को तो T का वैल्यू निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में T इज इक्वल टू अच्छा, ये इसको इधर पुश करेगा, ये इस पे टेंशन T इधर लगाएगा, सॉरी, ये जो है ये बिकॉज ये इधर नीचे जा रहा है, ये इसको इधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा स्प्रिंग बैलेंस को, स्प्रिंग बैलेंस इसको इधर फोर्स लगाएगा। टेंशन T का डायरेक्शन हम लोगों ने उल्टा ले लिया है, इस डायरेक्शन में टेंशन T का, तो T इज इक्वल टू n sin 37 होगा, राइट। बिकॉज ये जब ब्लॉक नीचे आता है ये इसको इधर इस डायरेक्शन में जो पुश करता है, उस पुश की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इसको इधर लेफ्ट साइड में पुश करेगा और स्प्रिंग बैलेंस इसको राइट साइड में पुश करेगा। तो टेंशन T जो स्प्रिंग बैलेंस की वजह से है वो T इस डायरेक्शन में राइट है, तो T इज इक्वल टू n sin 37, n का वैल्यू हमने निकाल रखा है 20, sin 37 3/5 हो गया, सो 5 4 ये 12 न्यूटन हो गया। तो टोटल जो फोर्स से ये वेज जो उसमें रीडिंग आ रहा है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस में, तो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग 12 न्यूटन आएगा, 4 into 3 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है ये इस तरह से 30 डिग्री। नाउ a groove OA 5 meter cut in the plane makes an angle 30 degree with OX। तो इसमें हम लोग ग्रूव मतलब समझते हो ना, एक ऐसे होल जैसा बना देने के लिए, एक इस तरीके का
इस तरह का, मतलब जो टेबल का सरफेस रहा होगा वो ऐसा रहा होगा, और इस टेबल के सरफेस में एक इस तरह का ग्रूव बना दिया। ग्रूव सबको आगे समझ क्या होता है ग्रूव? यस सर। ठीक है, एक छेद जैसा ऐसे करके, एक थोड़ा ऐसे इधर से ना वुड को पूरा निकाल दिया, तो मतलब एक एक होल जैसा हो गया यहाँ से यहाँ। तो अ ग्रूव OA इज इक्वल टू 5 मीटर, तो इसका जो पूरा लेंथ है ग्रूव का, ये 5 मीटर लेंथ है इस ग्रूव का। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक, so a groove OA is equal to 5 meter cut in the plane makes an angle 30 degree with OX. A short smooth cylinder is free to slide down and down the influence of gravity. तो यहाँ पे एक सिलेंडर इसके अंदर हम लोग डाले, ये फ्री टू स्लाइड है, इसके अंदर ग्रूव में जो हमने बनाया है उसमें स्लाइड करके नीचे चला जाए। स्मूथ सिलेंडर है तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। द टाइम टेकन बाय सिलेंडर टू रीच फ्रॉम A to O, तो यहाँ से यहाँ आने का हम लोग को टाइम निकालना। सो अब अगर हम लोग इधर जो एक्सेलरेशन देखोगे, अगर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, इसी के अलोंग अगर ग्रूव होता, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा नीचे के तरफ, A इज इक्वल टू G साइन थीटा होता, ये थीटा 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों? भाई अगर हम लोग साइड व्यू देखते हैं तो यही चीज तो हम लोग को ऐसा दिखता है ना, और इसमें मास होता था तो इधर किधर कितना फोर्स लगता था, mg साइन थीटा लगता था, तो एक्सेलरेशन निकालना होगा तो A इज इक्वल टू G साइन थीटा कहते थे हम लोग। क्लियर है? तो ये इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के अलोंग, मतलब इसके पैरेलल अगर हम बात करें तो G साइन थीटा एक्सेलरेशन से मूव करता है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो फाई है। ठीक है, तो ये एंगल फाई है। अच्छा, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा इस सरफेस। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो एक इस तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? वो एक्सेलरेशन A cos ऑफ 60 डिग्री हो गया। एक्सेलरेशन तुमको पता चल गया, और A का वैल्यू G साइन थीटा है, तो ये सब वैल्यूज को पुट करो भाई। A इज इक्वल टू G साइन थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, 10 इंटू साइन 30 डिग्री, मतलब 10 इंटू 1/2 कर लोगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और A cos फाई जो ग्रूव के अलोंग एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अलोंग द ग्रूव, इसको लिखोगे एक्सेलरेशन अलोंग द ग्रूव, जो होल किया है हमने। सो दिस इज 5 इंटू कॉस फाई, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 1/2 होता है, तो 5 इंटू 1/2, सो दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये A cos फाई हम लोग को निकल गया। जब A cos फाई ये हमें एक्सेलरेशन निकल गया ग्रूव के अलोंग, आपको कह रहा है टाइम टेकन बाय सिलेंडर टू रीच फ्रॉम A to O, टाइम निकालना है हम लोग। जो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करते हैं। तो डिस्टेंस हम लोग कितना मूव कर रहे हैं? 5 मीटर कर रहे हैं, इज इक्वल टू UT, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है, इंटू T प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन जो इसके अलोंग है, अलोंग द ग्रूव, राइट। तो अलोंग द ग्रूव क्या है हमारा? A cos 60 डिग्री है, मतलब 2.5 हमने लिखा है। ये अलोंग द ग्रूव जो एक्सेलरेशन ये है, इंटू T स्क्वायर। तो 5 इंटू 2, 10/2.5 इज इक्वल टू T स्क्वायर, या T स्क्वायर इज इक्वल टू 4, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड लगेगा इसको नीचे आने में, तो 88 का आंसर 2। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। और मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो क्वेश्चंस करना फिर, और इसके आगे हम लोग मंडे को अब क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। Yes, sir. इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेना, खुद से कर लेना, और फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे तो इसके आगे करेंगे, ठीक है।